गुड मॉर्निंग बच्चे लोगों। तो जैसा कि हम लोग बात कर रहे हैं अपनी रिवीजन सीरीज पर और हम लोग यहाँ पे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे लगा रहे हैं डिस्कशन। और प्रीवियस लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के काफी सारे क्वेश्चंस पर। तो आज हमारा जो टर्न है, आज हमारी जो बारी है वो है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की। तो आइए सोगा के क्वेश्चंस पर हम लोग बात को स्टार्ट करते हैं। और सोगा का जो रिवीजन वीडियो है, अगर कोई रिवीजन करना चाह रहा है, पूरा डिटेल रिवीजन करना चाह रहा है, तो उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। वहां से आप लोग पूरा जो रिवाइज है इसको अगर करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं। चलिए जी, तो क्वेश्चंस पे बात शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, भूषण हु इज अ डीलर ऑफ क्रैकर्स एंड फायरवर्क्स ordered goods worth 5 lakh from a trader of Shivakashi 1 month before the Diwali. The delivery which usually take place 1 week, in this case 4-5 weeks ले लिया, and the goods were delivered on the day of Diwali itself. क्या बात है, दिवाली के दिन ही पटाखे पहुंचे। And Bhushan now intend to either return the goods or pay 20-30% less as the same goods needs to be sold at a lower price over the year. भाई या तो रिटर्न कर दे या कम प्राइस के ऊपर फिर सेल करे, तो इसलिए पैसा भी कम देना चाह रहा है। तो क्या यहाँ पे भूषण ऐसा कर सकता है क्या? हाँ बच्चों, इसका जो आंसर है वो यहाँ पे हमने दो पार्ट पे लिया है। सबसे पहले तो अगर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो यहाँ उसका काम करता है सेक्शन नंबर 55 कि व्हेन अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट प्रॉमिसेस टू डू सर्टेन थिंग एट और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम एंड फेल्स टू डू सो एनी सच थिंग और बिफोर द स्पेसिफाइड टाइम, तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सामने वाली पार्टी की इच्छा पर वॉइडेबल हो जाता है, अपने को पता है ना। अब यहीं पर अगर बात की जाए सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की, तो वहां पे भी क्लियर अपने को पता है कि द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क अंटिल प्रॉपर्टी हैज बीन ट्रांसफर्ड टू बायर। और जैसे ही बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी आफ्टर द इवेंट, बायर की रिस्क में चले गए, चाहे डिलीवरी हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो। बट इफ डिलीवरी हैज बीन डिले बाय द फॉल्ट ऑफ सेलर of the buyer, the goods shall at the risk of the party in default is regard the loss might not have arisen due to default। ये कुछ बातें यहाँ पे लिखी है और समझिएगा। इन द गिवन केस भूषण डीलर ऑफ क्रैकर फायरवर्क्स की थ्योरी वोरी वाला पॉइंट अपने दे दिया। Here the यहाँ पे time was the essence of the contract as Bhushan ordered the goods on sale them during the peak period of demand during Diwali season, but due to fault of Shiva फॉल्ट जो उसका रहा शिवाकाशी का, डिलीवरी ऑफ गुड्स गॉट डिले, दैट भूषण कैन रिटर्न द गुड्स और क्लेम रिडक्शन इन द प्राइस टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस सफर्ड बाय हिम। अब जो यहाँ पे हमारे पास में कुछ पॉइंट बहुत क्लियर कट है। कई लोग के दिमाग में आएगा कि सर यहाँ पे हमने सेक्शन 73 वाला पोर्शन डैमेजेस कैलकुलेट करने वाला कि आपने उसको बताया नहीं था। तो बट ऑब्वियस है कि यहाँ पे अपने को पता लग रहा है कि सामने वाला जो पर्सन है वो डीलर है फायर ब्रक्स का और एज वेल एज क्रैकर्स का, ठीक है ना। और शिवाकाशी जहां पे मेनली ये बनते हैं वहां के ट्रेडर को ही ऑर्डर किया है। तो बट ऑब्वियस यहाँ पे अंडरस्टूड है कि दिवाली पे ही पटाखे बेचे जाएंगे, और अगर आपने डिलीवरी लेट किया है तो सामने वाले के पास में राइट है कि वो लॉसेस के लिए कॉम्पनसेशन कर सकता है। और टाइम एसेंस वाला पॉइंट आपने दोनों जगह पढ़ा है ना, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी पढ़ा है। तो अब इसका आंसर कैसे लिखना है, जैसा एग्जाम के अंदर आपसे पूछे। बट ऑब्वियस आपको पता है कि एग्जाम के अंदर आपको दे रखा होगा कि गिव योर आंसर अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट या प्रोविजंस ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में भी अपना ये सिस्टम है कि इट इज अ मैटर ऑफ एसेंशियल ऑफ टाइम, है ना। और टाइम एसेंस जो है, बट ऑब्वियस है कि वहां पे यहाँ दिख ही रहा है कि अपने को टाइम जो है वो एसेंस था, डिलीवरी आपको टाइम पे करना चाहिए था। अगर लेट किया तो बायर हैज एंटाइटल्ड टू गेट दी, या तो डिस्काउंट मिले 20-30% का, और या फिर रिटर्न कर दे गुड्स को। इसकी चॉइस पर डिपेंड करेगा, ये अपने को आंसर में डालना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मोहन ने गुड्स सोल्ड किए हैं वर्थ 2 लाख के टू मुंजा ऑन सेल ऑन रिटर्न बेसिस एज पर टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Munja is allowed 2 weeks time to return the goods. If he fails to return, it will deem that he bought the goods. Sale on approval basis का क्वेश्चन हो गया। But before the expiry of 2 week, मुंजा जो है उसने गुड्स प्लेज पे कर दिए श्रवण के पास में और उससे 1 लाख रुपया उधार पे ले लिया ऑन द सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स। अब यहाँ पे हमसे पूछा है सारी पार्टीज के राइट्स वगैरह आपको बताने हैं, एंड हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स इन दिस केस, ये भी इन्होंने बोल दिया। तो बट ऑब्वियस है जैसे ही गुड्स प्लेज पर रखे गए, ओनरशिप मोहन से निकल करके मुंजा के पास में आ गई है, और मोहन अपना 2 लाख रुपया मुंजा से रिकवर कर ले, लेकिन गुड्स जो है वो अब श्रवण के पास प्लेज हो गए, तो ओनरशिप तो बट ऑब्वियस मुंजा के पास में आई गई है। सेक्शन 24 सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पूरा समझा दीजिए, किन किन कंडीशन में गुड्स का ओनरशिप जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है, बराबर। तो ये देने के बाद इन द गिवन केस मोहन सोल्ड गुड्स वर्थ ₹2 लाख, क्वेश्चन का थ्योरी समझा दिया।
हियर एज द क्लॉज ऑफ अवर सेक्शन, मुंजा ने जो काम किया प्लेज रखने का, उससे ये पता लगता है कि भी उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया, तो नाउ यहाँ पे मुंजा गुड्स का ओनर माना जाएगा। तो सर श्रवण को क्यों नहीं मान रहे? बेटा श्रवण के पास पे आपने गुड्स प्लेज किए, उसको बेचे नहीं है, इसलिए श्रवण को नहीं मान सकते अपन, ठीक है ना। वो सिर्फ गुड्स को रिटेन करके रख सकता है जब तक लोन का पैसा उसका नहीं चुका दिया जाए। और मोहन जो है वो अपना प्राइस मुंजा से जो भी 2 लाख रुपए जो भी कुछ था वो रिकवर कर लेगा। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए था। बराबर, एकदम क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लक्ष्मी वेंट टू अ शॉप एंड आस्क फॉर एप्पल आईफोन 12। ओके, पुराना क्वेश्चन है, 12 हो गया, नहीं तो 14 प्रो मैक्स अपन कर दे। शॉपकीपर टोल्ड दैट द शॉपकीपर क्या टोल्ड कह रहा है दैट इट्स प्राइस इज 89,000। ओके, शॉपकीपर टोल्ड दैट प्राइस जो है वो 89,000 है। लक्ष्मी आस्क्ड द शॉपकीपर टू शो हिम द फोन फर्स्ट सो दैट शी कैन डिसाइड टू बाय और नॉट टू बाय। Shopkeeper shown her the phone, and while he was looking into phone and examining function, and all person standing next to Lakshmi जो है वो snatched the phone from Lakshmi, उससे खींचा, hand ran away, भाग गया। अब हमने कहा कि भैया बताओ इस लॉस को बियर करने वाला कौन है। अब बच्चे लोगों को बहुत सिंपल है, सेक्शन 26 यहाँ पे काम करता है, जो ये कहता है कि भाई गुड्स जो है रिस्क पासेस विद द ओनरशिप, ये अपने को पता है। तो अनलेस अदरवाइज एग्रीड द गुड्स रिमेन एट द सेलर रिस्क, जब तक उसकी प्रॉपर्टी का ट्रांसफर बायर को नहीं हो जाए। लेकिन जहां पे बायर को प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया वहां पे बायर की रिस्क होगी। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी है, और वो ये कहता है कि द ड्यूटीज एंड लायबिलिटीज ऑफ द सेलर और द बायर एज बेली ऑफ द गुड्स। जब आप गुड्स आपके पास हो तो एज बेली भी आपकी लायबिलिटी बनती है, और उसमें बहुत सीधा सीधा सा फॉर द अदर पार्टी रिमेन अनअफेक्टेड इवन व्हेन द रिस्क हैज बीन पास जनरली। तो इस गिवन केस में पहले तो अपन ने थ्योरी समझा दिया। अब यहाँ पे बोला है द शॉपकीपर शोड द फोन वोन, उसने दिखाया लेकर के भागे, तो अपने पूरा क्वेश्चन समझा है। यहाँ पे फाइनल आंसर देखिएगा, हेयर एज लक्ष्मीज हैव नॉट बॉट द फोन, और चोर उससे लेके भाग गया, तो रिस्क जो है वो तो बट ऑब्वियस है शॉपकीपर का ही रहेगा, ये बात तो तय है ना। Also, Lakshmi as a Bailey has taken proper care of the phone, thus being owner of the phone, the shopkeeper is liable to bear the loss। देखिए अब उसने प्रॉपर, जैसे कोई अपना फोन रखता संभाल करके वैसे उसने भी रखा। अब अगर कोई उसके हाथ से छीन करके पास में वही शॉप में आया हुआ बंदा हाथ में लेकर के भाग जाता है, तो उसमें वो उस पर्सन का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, जो ओनर होगा वही लॉसेस को बियर करेगा। तो बट ऑब्वियस है यहाँ पे लॉस को बियर करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बनने वाला है शॉपकीपर का ही, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर। सुशांत गॉट एन ऑर्डर फॉर 2000 लीटर्स ऑफ ऑयल फ्रॉम सोनू। Rate was agreed to be 100 per liter. As per their uses of trade, Sonu was supposed to transfer the money to NEFT. Only after that he will get the delivery of the goods. इन्होंने decide किया है। Even after 5 days of contract, Sonu did not transfer the money. उसने पैसा ट्रांसफर नहीं किया। सुशांत sold the goods after giving notice of his intention to resell to the buyer. ठीक है। After waiting for 1 more week, Sushant finally sold the oil which was earlier sold to Sonu, who someone in the market as 95 per liter, which is market rate of oil on that day। क्या यहाँ पे सुशांत अपना लॉस जो है वो सोनू से रिकवर कर सकता है क्या? ये अपने को क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है, बराबर। तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 54 ऑफ सोगा, The right of resale is a very valuable right given to unpaid seller। आपने को पता है, अब क्वेश्चन में अपने को बोल दिया कि भाई उसको एक ऑर्डर मिलता है, इतना रेट इनके बीच में इतना डिसाइड होता है। यूजेस ऑफ ट्रेड के अंदर सपोज टू ट्रांसफर द मनी थ्रू एनईएफटी, सोनू ट्रांसफर करेगा। ओनली आफ्टर दैट ही विल गेट द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब चूंकि कॉन्ट्रैक्ट तो हो चुका है, 5 दिन के बाद भी पैसा नहीं आया, और किसी को भेज दिया, तो व्हाट ऑब्वियस है हमारे पास में राइट है। इन द एब्सेंस ऑफ हिज राइट, भाई पहले तो आपने राइट ऑफ लियन यूज कर लिया, देन आप बेचो उसको। The unpaid seller's other right against the goods that lien has stoppage in transit would not have been much use, because the rights only entitle the unpaid seller to retain the goods until paid to the buyer. The unpaid seller can exercise the right to resell the goods provided he gives notice to the buyer of his intention। आप लोगों ने पढ़ा हुआ, इन्फॉर्म कर देगा। If after the receipt of such notice, अगर बायर पैसा नहीं देता है तो सेलर उनको रीसेल कर सकता है, और रीसेल के ऊपर जो भी आपका नुकसान है, अगर नोटिस दिया है तो आप सामने वाले से रिकवर कर सकते हो। अगर प्रॉफिट्स हुए हैं तो सेलर रख लेगा, और लॉसेस हुए हैं तो उससे रिकवर करेगा, रिटेन द प्रॉफिट, ये अपने को पता है। अब यहाँ अपने क्वेश्चन समझा दिया, और यहाँ पे बहुत क्लियर है, उसको हमने नोटिस दे दिया था, उसके बाद में हमने बेचा है। तो यहाँ पे जो भी सुशांत को लॉस हुआ 5 रुपीज पर लीटर का, वो सोनू से रिकवर कर सकता है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। सीधा सीधा से पॉइंट बच्चों, रीसेल वाला जो पॉइंट है उस पर हमारा ये आंसर जाएगा, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं, बराबर। बढ़िया क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है रमेश बॉट सर्टेन गुड्स फ्रॉम तुषार, गुड्स आर प्रेजेंटली लेइंग इन द गोडाउन ओन्ड बाय मिस्टर गौरव। ठीक है, रमेश और तुषार के बीच में कुछ परचेज सेल हुआ है, कुछ सभी गौरव के पास है और रमेश एग्री कर लेता है टू पे द प्राइस ओनली आफ्टर ही मेक फर्दर सेल ऑफ दोस गुड्स, गुड्स आर स्टिल इन द गोडाउन। ठीक है, तुषार हैज गिवन राइट टू मिस्टर गौरव टू डिलीवर द गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ रमेश। और जो समझना क्वेश्चन को, रमेश ने तुषार से कुछ गुड्स परचेज किए, गुड्स सभी गौरव के गोडाउन में है। रमेश एग्री कर लेता है टू पे द प्राइस, लेकिन कब? व्हेन ही मेक्स फर्दर सेल द दोस गुड्स, भी उन गुड्स को जब आगे बेचेगा, है ना। गुड्स अभी भी किसके पास में पड़े हुए हैं? गोडाउन के अंदर पड़े हुए हैं, गोडाउन है गौरव का। एंड तुषार जो है, जो सेलर है, हैज गिवन द राइट टू गौरव टू डिलीवर द गुड्स एज पर ऑर्डर ऑफ रमेश। ये रमेश जैसा ऑर्डर करे वैसे गुड्स को दे देना, मतलब सेलर ने खुद ने राइट दे दिया है कि आप गुड्स को ले जा सकते हो, है ना। कुछ आपको आइडिया आया होगा कि क्या आंसर होना चाहिए था। रमेश सोल्ड दोस गुड्स टू थर्ड पार्टीज, उसने थर्ड पार्टीज को बेच दिया एंड गिव डिलीवरी ऑर्डर टू हिज कस्टमर आस्किंग गौरव द गोडाउन ओनर टू डिलीवर द गुड्स टू दीस डॉक्यूमेंट। अब आप जानते हो ऐसे में जो अनपेड सेलर है उसके पास में राइट रहता है कि गुड्स को रोक तो सकता है, लेकिन यहाँ पे उसने खुद ने क्या कर रखा है, अपने इस राइट को छोड़ रखा है कि ठीक है तुम आगे माल को बेच देना। मीनवाइल तुषार आस्क रमेश टू पे द गुड्स, बाद में उसने रमेश को बोला भैया पैसा वैसा निकालो मेरा। ठीक है, ही इज नॉट आंसरिंग टू तुषार फोन, वो तुषार के फोन कॉल का जवाब ही नहीं देता है। अब तुषार जो है वो गौरव को कहता है टू नॉट टू डिलीवर द गुड्स टिल द रमेश मेक्स पेमेंट ऑफ द गुड्स। ठीक है, तो सवाल ये है कि क्या यहाँ पे तुषार अभी राइट ऑफ लियन का यूज कर सकता है, ये क्वेश्चन में बच्चों अपने से पूछा है। तो सबसे पहले तो अपन ने 47 समझा दिया, सब्जेक्ट टू प्रोविजन अनपेड सेलर कब होता है, ये जो भी राइट ऑफ लियन का अपना पॉइंट है कि जहां पे गुड्स को क्रेडिट के ऊपर नहीं बेचा है तो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, 3 कंडीशन अपने को लिखनी है। अब ये राइट हाथ से जाता कब है, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। व्हेन ही डिलीवर्ड टू गुड्स टू द कैरियर और बिली फॉर ट्रांसमिशन आपने दे दिया हो, या जहां पे आपने बायर या उसके एजेंट को लॉफुली पोजीशन दे दिया, खुद ने ही अपना राइट आपने वेव कर दिया हो, ये सब पॉइंट्स आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। अब हमने क्वेश्चन समझा दिया यहाँ पे। Here Tushar lost his right of lien over the goods which are sold to Ramesh as he had given right to Gaurav को आपने ऑर्डर दे दिए थे to deliver the goods as per order of Ramesh. Though Tushar was unpaid for the goods for Ramesh, ठीक है, hence Tushar can file a suit for recovery of money, लेकिन राइट ऑफ लियन यहाँ पे आप यूज नहीं कर पाओगे क्योंकि गुड्स का डिलीवरी आपने कर दिया है, तो राइट ऑफ लियन का तो बात ही खत्म हो गया, आपने पहले ऑर्डर दे दिए थे, है ना। तो ऐसे में अब जो बायर के अगेंस्ट अपने राइट्स थे मनी के इंटरेस्ट के, वो आप रिकवर कर सकते हो, लेकिन लियन वगैरह का राइट जो है वो तो हाथ से निकल जाएगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। बराबर, बहुत क्लियर क्वेश्चन है। राजा हु इज अ डीलर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सोल्ड सर्टेन गुड्स वर्थ ₹5 लाख टू रेंचो ऑन 1 month's credit. Before the expiry of 1 week, there comes a fact to the knowledge of Raja that Renzo has not paid any of his liability which fell due payment in last 2 months. उसने 2 महीने से अपना कोई liability अभी तक पे नहीं किया है। In such circumstances, क्या रेंचो यहाँ पे इंसॉल्वेंट काउंट होगा? हाँ, विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन ऑफ सोगा। एंड इफ यस, if yes का मतलब जनरली yes ही होता है। what ground assume that he has not yet declared as insolvent by the court? okay, if yes on what ground आपको बताना है, और हम ये कह रहे हैं भी अभी तक कोर्ट ने उसको डिक्लेयर नहीं किया है, तो अकॉर्डिंग प्रोविजंस ऑफ सोगा, अगर आपने थ्योरेटिकल पार्ट फर्स्ट चैप्टर के अंदर इसको पढ़ा है, तो अ पर्सन सेड टू बी इंसॉल्वेंट हु सीज टू पे हिज डेब्ट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस और कैनॉट पे हिज डेब्ट, और आगे ये भी लिखा हुआ है वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। ठीक है, सिंपल वर्ड्स में अगर बोले तो द एक्ट डज नॉट डिफाइन द इंसॉल्वेंट पर्सन एज ए वन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड एज इंसॉल्वेंट बाय द कोर्ट। फिर नॉर्मली हम इंसॉल्वेंट का मतलब ये लेते हैं जिसको कोर्ट ने डिक्लेयर किया हो, लेकिन सोगा के अंदर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में से कहीं नहीं बोला है। तो लास्ट 2 महीने से पेमेंट नहीं करने का मतलब यहाँ पे बहुत सीधा सा है कि यार वो इंसॉल्वेंट है, तो रेंचो को हम इस बेस के ऊपर इंसॉल्वेंट मानेंगे क्योंकि उसने पिछले लायबिलिटीज का पेमेंट नहीं किया है, ये फेल टू पे द लायबिलिटीज व्हिच आर ड्यू। तो यहाँ पे राजा राइट ऑफ लियन को यूज कर सकता है उन गुड्स के ऊपर। बढ़िया क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लिया तो अच्छा क्वेश्चन हो गया, ये अपने को ध्यान में रख करके जाना चाहिए। अगले पे आते हैं बच्चों। अब कस्टमर वेंट इनटू अ शॉप एंड आस्क्ड फॉर प्योर कॉटन क्लॉथ फॉर 2 years old kid. The shopkeeper showed him 3 to 4 different dresses and his choice one of the dress, and he chooses one of the dress, उसने चूज कर लिया। Later on it turns out to not of size of 2-year kid but suitable for 1-year kid only, suitable नहीं था। Customer wants to get his money back and dress return back, क्या वो रिटर्न कर सकता है क्या? अब जो यहाँ पे
बढ़िया पॉइंट ये है कि एज अ जनरल रूल बायर का ड्यूटी है कि गुड्स को प्रॉपरली एग्जामिन करके लाए, खुद को सेटिस्फाई करे, लेट द बायर बिहेवियर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है। साथ में इन्होंने एक पॉइंट और लगाया, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 16 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और एनी अदर लॉ, there is no implied warranty or condition as the quality or fitness of any particular purpose supplied under a contract of sale, but where the buyer makes known to the seller, बच्चों समझना आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है। Customer went to shop and asked for pure cotton cloth for 2-year kit, the shopkeeper showed him, शॉपकीपर ने दिखाए, अपने उसको अपना पर्पस बता दिया। तो अगर आपने पर्पस बता दिया और सेलर का स्किल पर भरोसा किया हो तो उस केस के अंदर सेलर का ड्यूटी होगा प्रॉपर गुड्स को सप्लाई करने का, अदरवाइज वो रिस्पॉन्सिबल होगा। अब थ्योरी अपन ने समझा दिया। फाइनल आंसर कहता है कि द रूल ऑफ केवेट एम्प्टर यहां पे नहीं लगेगा, क्योंकि कस्टमर ने अपना पर्पस बता दिया और उसने शॉपकीपर पर रिलाय किया, और इस वजह से यहां पे बायर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है। ये अपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। तो बढ़िया आंसर्स में से एक बनेगा बच्चों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, A1 traders is a timber merchant receive order from Indian Railway for supply of timber to be used as railway sleepers. A1 trader सप्लाई कर देता है टिम्बर एज पर ऑर्डर, बट लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट टिम्बर जो है वो रेलवे स्लीपर्स के लिए प्रॉपर थी नहीं, है ना। तो क्या यहाँ पे गुड्स रिजेक्ट हो सकता है? यहाँ पे भी आपने क्या किया है, सीधा सीधा सामने वाले की उस पर भरोसा किया है। तो पहले तो हमने बायर बिहेवियर समझा दिया, फिर अपना वही वाला पॉइंट बच्चों सेक्शन 16 जो अपन ने पढ़ा कि हमने अपना पर्पस बता दिया और सामने वाले की स्किल और जजमेंट पे भरोसा कर रहे हैं, और अगर आप उस हिसाब से गुड्स नहीं देते हैं तो बट ऑब्वियसली सेम आंसर आएगा, रेलवे कैन रिजेक्ट द गुड्स, रेलवे रिजेक्ट कर सकता है, इम्प्लाइड कंडीशन हमारी ब्रीच हो रही है क्वालिटी ऑफ टिम्बर वाली, ये आपने को सिंपली ध्यान में रखना चाहिए। बढ़िया सा हमारा आंसर यहाँ पे बन जाएगा। नेक्स्ट पे आते, लालमन, अरे लालमन वर्सेस गौरीदत्त, ये किधर से आ गया? दूसरा क्वेश्चन है, लालमन सोल्ड सेकंड हैंड कार टू धर्मदास, अरे बाप रे, लालमन शुक्ला वर्सेस धर्मदास घोष, क्या कहते हो? बराबर, हाँ जी, या मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष। अब क्या लिखा है यहाँ पे, दो नाम जो है वो हमने मिक्स कर दिए यहाँ पे, देखिएगा, लालमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त था और मौरी बीवी वर्सेस धर्मदास था, दो नाम मिक्स हो गए। लालमन सोल्ड सेकंड हैंड कार टू धर्मदास, saying that the car is in good condition, later on पता लगता है कि कार जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं है। लालमन ऑफर करता है टू पे ऑल दी एक्सपेंसेस फॉर रिपेयरिंग ऑफ द कार एंड आस्क धर्मदास टू गेट द कार रिपेयर, टू विच धर्मदास आल्सो एग्रीड। हम रिपेयरिंग करवाने के बाद में तो अभी फॉल्ट और आ रही है। नाउ धर्मदास रिक्वेस्टेड लालमन टू गेट बैक द कार एंड गिव बैक हिज मनी। क्या यहाँ पे लीगली अभी अवॉइड हो सकता है क्या बच्चों? सेम क्वेश्चन तुम लोग ने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी किया है, जहां पे आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, जब फ्री कंसेंट नहीं और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रॉड वगैरह में कैंसिल करना चाह रहे हो कि या तो कैंसिल कर दो या अफर्म कर दो, है ना। और यहाँ पे आपने अफर्म कर दिया, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 13 वेयर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज सब्जेक्ट टू एनी कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द सेलर, द बायर मे वेव द कंडीशन और ट्रीट द ब्रीच ऑफ कंडीशन एज ब्रीच ऑफ वारंटी। तो यहाँ पे भी यही हुआ, वर्किंग ऑफ द कार वॉज एन एसेंशियल कंडीशन फॉर परचेजिंग, लेकिन इट वॉज नॉट इन वर्किंग कंडीशन, तो ये ब्रीच ऑफ कंडीशन है, आपको कैंसिल करने का राइट था, बट ऑब्वियस आपको राइट है। लेकिन धर्मदास एग्रीड विद लालमन टू गेट रिपेयर, आप रिपेयर करवाने के लिए तैयार हो गए, इसका मतलब आपने अपना जो ब्रीच का राइट है वो छोड़ दिया, और माना यह जाएगा कि आपने ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी मान लिया, तो कैंसिल करने का राइट तो आपका गया। वेव्ड हिज राइट टू रेपुडिएट द कॉन्ट्रैक्ट एंड नेदर एक्सेप्टेड टू क्लेम डैमेजेस, एंड धर्मदास कैन नॉट लीगली अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट। डैमेजेस क्लेम हो सकती है लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट जो है वो नहीं मिलेगा, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बराबर, बढ़िया क्वेश्चन है। रघु एंड रोकड़ा जॉइंटली ओन्स अ पर्टिकुलर एसेट व्हिच वाज बॉट बाय देम 5 ईयर बिफोर, जॉइंट ओनर से बच्चों कोई पर्टिकुलर एसेट उन्होंने खरीदा है। रघु वाज इन पोजीशन ऑफ द एसेट फॉर लास्ट फ्यू मंथ, रघु सोल्ड द एसेट विदाउट आस्किंग रोकड़ा। Nemo did caught non-habit, no one can transfer better title as he himself has। इसके एक्सेप्शन के अंदर आपने बच्चों इस पॉइंट को अच्छी तरह से पढ़ा है, और इसका एक्सेप्शन का पॉइंट सेल बाय जॉइंट ओनर्स वाला पॉइंट आप लोग पढ़ के आए हो, सेक्शन नंबर 27 काम करता है। कोई एक ने अगर सेल भी कर दिया तो लेने वाले को अच्छे टाइटल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ये अपन लोगों ने पढ़ा हुआ है, बराबर। वही पॉइंट अपना 27-28 के अंदर जॉइंट ओनर्स के बारे में अपन बात करते ही हैं।
तो वो वाला पॉइंट अपना पूरा का पूरा आ जाएगा। देख लीजिए पूरा सेक्शन 28 पॉइंट लगा दिया हमने। और फाइनल आंसर हमारा ये है कि जॉइंट ओनर में से अगर एक जिसकी पोजीशन में गुड्स उसने सेल किया तो ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा खरीदने वाले ने अगर गुड फेथ में लिया है, और अभी कोई ऑब्जेक्शन इसके अंदर नहीं होगा। अपने को ध्यान में रखना है। बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है बच्चों। ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने अपने क्लास नोट्स के अंदर भी किया है। हम कर चुके हैं ये वाला क्वेश्चन, हमने क्लास के अंदर किया है, डिस्कस किया ये पूरा का पूरा क्वेश्चन। हाँ, वुडवर्थ एंड एसोसिएट्स फर्म है, होलसेल और रिटेल बाइंग करती है। 3 तरह का 4 तरह का उनके पास रोज वुड, मैंगो वुड, टीक वुड और बर्मा वुड है। दास वहां पे लेने के लिए गया और उसको डोर और वुडन कुछ ब्लॉक्स चाहिए थे। मेरे ख्याल से क्या बोला है उसने, स्पेशली मेंशन कि उसको चाहिए बेस्ट सूटेड फॉर द पर्पस ऑफ डोर एंड विंडो फ्रेम्स। 4 इंचेस और इसके मांगे हैं। शॉपकीपर ने उसको मैंगो वुड जो है वो पकड़ा दिया है ना। मेरे ख्याल से ऐसा कोई क्वेश्चन था ना ये अपना। नेक्स्ट डे कारपेंटर आया और उसने बोला कि भाई मैंगो वुड सप्लाई हुआ है जो कि मोस्ट अनसुटेबल है इस पर्पस के लिए, तो आप वापस करके आओ। शॉपकीपर ने लेने से मना कर दिया कि भाई हमने आपके हिसाब से वुड को कट कर दिया है तो हम वापस नहीं ले सकते। तो आपसे हमने 2 चीजें पूछी, एक तो कीवर्ड एम्प्टर समझाना, ये तो अलग ही क्वेश्चन है। क्या यहाँ पे दास अपना पैसा वापस ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है भाई। जब यहाँ पे भी अपना वही पॉइंट एक तरह से, जब हमने आपके स्किल पर भरोसा कर लिया सेक्शन 16 में, उसका ड्यूटी बनता है हमारे पर्पस के हिसाब से गुड्स दोगे, अदरवाइज ही इज राइट टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। बिल्कुल कर सकता है, मनी वापस ले लेगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। X consults Y, a motor car dealer for a car suitable for touring purpose। अपना टूरिंग पर्पस वाला काम क्वेश्चन आ गया, ये भी अपन ने किया है। टू प्रमोट द सेल ऑफ इस प्रोडक्ट। Y उसको सेंट्रो कार ले जाने को बोलता है, अनफिट होती है तो बट ऑब्वियसली ब्रीच ऑफ कंडीशन है, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकता है, पैसा वापस ले सकता है, डैमेजेस क्लेम कर सकता है। अपने को लिख देना चाहिए, कंडीशन के ऊपर आपका क्वेश्चन है। Certain goods were sold by sample by A to B, who is turn sold the same goods by C sample to C। ये भी क्वेश्चन हमने किया है। यानी ए ने कुछ गुड्स सैंपल के बेस पे बी को दिए, बी ने आगे सी को दे दिए, सी ने आगे दे दिए डी को। गुड्स वर नॉट अकॉर्डिंग टू द सैंपल, इसलिए डी ने वो गुड्स सी को वापस कर दिए। हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सी बी को और बी ए को गुड्स वापस कर सकता है क्या नहीं कर सकता है, क्योंकि सेल बाय सैंपल में आपको कैंसिल करने का राइट था, आपने आगे बेच दिए, इसका मतलब राइट सेक्रीफाइस कर दिया। यू कैन क्लेम ओनली डैमेजेस, ये आपको लिखना है। देखो, in the instant case, do you notice the deviation of goods from sample can reject the goods and treated breach of implied condition as to sample, which provide that when the goods are sold by sample, the goods must correspond with the sample in quality, and buyer should be given reasonable time or opportunity of comparing the bulk with the sample। अब यहाँ पे C can recover only damages from B। सी बी ए से और बी ए से आप डैमेजेस दे सकते हो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट नहीं है आपका, क्योंकि आगे आपने सेल कर दिया। सेल करते ही आपके जो राइट्स हैं वो यहाँ पे खत्म हो जाएंगे। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्वेश्चन भी बच्चों स्टडी मैट में भी है, नोट्स के अंदर भी है, तो ये मुझे नहीं लगता मुझे ज्यादा डिस्कस करना पड़ेगा आपसे। बहुत डायरेक्ट अपना क्वेश्चन था कि एक लेडी शॉप पे जाती है और कुछ राइस बासमती डिमांड करती है, सामने वाले ने कुछ दिए लेकिन उस क्वालिटी के नहीं है। अगेन हमने शॉपकीपर के नॉलेज के ऊपर भरोसा किया, तो उस हिसाब से आपको कुछ प्रॉपर देने चाहिए थे, नहीं निकले तो हमको कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने का राइट है। सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा था कि अगर लेंथ ऑफ राइस बता दिया हो तो भी, क्योंकि आपने पढ़ा होगा जब लेंथ ऑफ राइस हमने बता ही दिया था। पहले वाले में तो क्या था कि इसने गुड्स को चेक कर लिया था, शॉपकीपर ने उसको बाउल दिखाया और उसने चेक कर दिया। जब आप चेक कर चुके हो, सैंपल आपको दिखा दिया सेक्शन 17 के हिसाब से, तो फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट जो है वो नहीं है। लेकिन जहां बायर ने लेंथ बता दिया हो प्रॉपर राइस का, तो अब बायर का ड्यूटी बनता है, सेलर का ड्यूटी बनता है उसके हिसाब से गुड्स देने का। तो उस केस में हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हैं। ये इन्होंने पूछा है, देखो पहले वाले में तो सक्सेसफुल नहीं होगी क्योंकि एग्जामिन करवा दिया था, हम कर चुके हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। और बिल्कुल बायर के पास यहाँ पे कोई राइट नहीं है। लेकिन सेकंड पार्ट के अंदर जब लेंथ ऑफ राइस बता दिया तो इंप्लाइड कंडीशन है कि कोरस्पॉन्ड विद द डिस्क्रिप्शन हो गई होगा, आपने जो डिस्क्राइब किया उसके हिसाब से होंगे, और नहीं है तो सेलर जो है वो लायबल होगा। क्वेश्चन में मैंने आपको कहा भी था, बाई चांस अगर कंफ्यूज हो जाओ कि सर ये सैंपल में जाएगा कि डिस्क्रिप्शन जाएगा कि क्वालिटी फिटनेस जाएगा, अगर 1 2 3 चीजें दिख रही है तो आप लगा के आ जाओ, उनको टेंशन मत लो, है ना। अगर ऐसा आपको फाइनल आंसर पता ही है कि हाँ भाई क्लेम कर सकता है नहीं कर सकता है, लेकिन पॉइंट को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, सर हम इसमें वो लगा सकते हैं क्या कि हमने सामने वाले के स्किल पे भरोसा किया, हालांकि किया नहीं है, लेकिन सैंपल और डिस्क्रिप्शन में कंफ्यूजन लगे बच्चों, दोनों लगा करके आइए, जो सही होगा उसके नंबर आपको पक्का मिल जाएंगे। तो ज्यादा एंड टाइम के ऊपर, एकदम एंड टाइम का टाइम चल रहा है अभी, तो उस वक्त में टेंशन लेने की जरूरत अपने को नहीं है। प्रीति owned a motor car which she handed over to जोशी on sale on return basis का क्वेश्चन। आफ्टर ए वीक जोशी प्लेज कर देता है गणेश को, सेम वही वाला अभी क्वेश्चन किया। हाँ, प्रीति अपना कार वापस चाहती है, वो तो नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि प्लेज पे जाते ही ओनरशिप का ट्रांसफर प्रीति से जोशी को हो गया है।
रेफरिंग टू द प्रोविजन आप बताओ, उसके बाद राइट्स क्या है, जोशी से पैसा ले लो भाई, और क्या है, नहीं ले सकते आप। प्रीति कैन नॉट क्लेम बैक द कार, सिर्फ आप जोशी से पैसा रिकवर कर सकते हो। सेक्शन 24 इस बार मुझे लग भी रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से पढ़ करके जाइएगा जरूर। J, the owner of a car wants to sell his car. For this purpose, he hand over the car to P, a mercantile agent. बच्चों एजेंट वाला क्वेश्चन सेम आपको मैंने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कराया था। सेक्शन 27 पहला पॉइंट यही है, आपने एजेंट को हैंड ओवर किया। नोट्स में भी क्वेश्चन है, 50 की जगह उसने 40 में बेच दिया तो सेल तो वैलिड होगी, और जिस बंदे ने खरीदा उसको यहाँ पे पूरे पूरे राइट्स मिल जाएंगे। आप एजेंट पे केस करो, जो करना हो करो भाई, पी पे आप केस कर दो जो आपका एजेंट है, लेकिन ओनर के पास कार तो चली जाएगी। ये सीधा सीधा सा अपना पॉइंट है, आप लोग ध्यान रखोगे, कार तो रिकवर नहीं होगी। मिस्टर एस एग्री टू परचेज 100 balls of cotton from B. Out of this large stock, send his man to take delivery. उसने अपने बंदे को भेज दिया। 60 बॉल बच्चों पैक हो गई है, बाद में एक्सीडेंटल फायर होता है, सारी डिस्ट्रॉय हो गई। तो जो पैक हो गई है उसका ओनरशिप का ट्रांसफर तो हो गया। सेक्शन 21 क्लियर बोलता है, गुड्स जब भी डिलीवरेबल स्टेट में नहीं हो तो ओनरशिप का ट्रांसफर करने के लिए उनको डिलीवरेबल स्टेट में लेके आ जाओ और बायर को नॉलेज करवा दो। तो बायर का बंदा वही है, तो नॉलेज तो हो गया, तो ओनरशिप का ट्रांसफर तो उसी वक्त हो गया। तो 60 बॉल्स के लिए तो बायर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, और रिमेनिंग के लिए सेलर रेस्पॉन्सिबल रहेगा, जो भी पैक नहीं हुई है, हाँ डिलीवरेबल स्टेट में आई नहीं है, तो बायर रेस्पॉन्सिबल वहां पे नहीं है। एबीसी जॉइंट ओनर है ट्रक के, फिर से वही क्वेश्चन आ गया बच्चों सेक्शन 28 का। जॉइंट ओनर्स है, एक जने ने बेच दिया है, लॉ कहता है कि उसको बढ़िया राइट्स यहाँ पे मिलने वाले हैं, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए, सीधा सीधा सा हमारा पॉइंट है। चलिए जी, ठीक है, बराबर, बहुत क्लियर हो गया, कोई टेंशन इसके अंदर नहीं है। देन उसके बाद में द बायर टुक डिलीवरी ऑफ 20 टेबल्स फ्रॉम द सेलर ऑन सेल ऑन अप्रूवल बेसिस विदाउट एग्जामिन दैम। बायर ने 220 टेबल का डिलीवरी लिया लेकिन एग्जामिन नहीं किया। He sold 5 टेबल, बच्चों समझ रहा, 5 टेबल उसने आगे अपने कस्टमर को बेचा। कस्टमर एक कंप्लेन फाइल करता है कि भैया टेबल में तो डिफेक्ट है। अब बायर सॉट टू रिटर्न टेबल, अब बायर सेलर को रिटर्न करना चाह रहा है टेबल्स को। बच्चों 15 टेबल तो चलो रिटर्न हो जाएगी क्योंकि आपने अप्रूवल बेसिस पे ली हुई है, लेकिन जैसे ही 5 टेबल आपने किसी और को बेची, ओनरशिप बायर के पास में आ गई है। अब ओनरशिप आ गई है तो आप वापस रिटर्न नहीं कर पाओगे। तो क्लियर पॉइंट है, इन द गिवन केस 20 टेबल्स टू द बायर कैन सेल ऑन अप्रूवल। सेक्शन 24 का क्वेश्चन हो गया। अब बायर को रिसीव होता है कंप्लेन, ही वांटेड टू रिटर्न ऑल द टेबल्स, लेकिन प्रोविजन के हिसाब से 15 आप वापस रिटर्न कर सकते हो, 5 नहीं कर पाओगे क्योंकि ऑलरेडी उसके लिए तो कॉन्ट्रैक्ट आपका एक्सेप्ट हो ही गया। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए था। नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों, राम सेल 20 balls ऑफ क्लोथ टू श्याम, सेंड 100 balls बाय लॉरी। 100 balls रेलवे से भेजा है, श्याम ने 100 बॉल का डिलीवरी रिसीव कर लिया, लेकिन बाकी का भी रास्ते में रेलवे में, और बायर बैंकरप्ट हो गया है। क्या अभी भी बिल्कुल यूज हो सकता है, अगर पार्ट डिलीवरी आपने कर दिया, सेक्शन 50 बोलता है, और अभी बाकी का पार्ट बाकी है और ट्रांजिट के अंदर है और बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो यस ही इज राइट टू यूज, वो बिल्कुल कर सकता है। अभी भी आप रिमेनिंग गुड्स को रोक सकते हैं। Surat sold his car to Sohan for 75,000. After inspection and satisfaction, Sohan paid 25,000 and took possession of the car and promised to pay the remaining amount within a month. Later on, Sohan refused to give the remaining amount on the ground that car जो है good condition में नहीं है। भैया आपने चेक कर लिया था ना। तो सेक्शन 55 क्लियर बोलता है कि जब बायर wrongfully neglect to refuse to pay for the goods, अगर बायर पे नहीं करेगा, हम बायर पे प्राइस का केस करेंगे। जो सेलर के राइट्स अपने बायर के अगेंस्ट पड़े थे बिल्कुल करेंगे, और रिकवरी के साथ में इंटरेस्ट भी क्लेम करेंगे। वो पूरा प्रोविजन आपको यहाँ पे लिख देना चाहिए। भाई तुमने चेक करके लिया था ना, आप क्या है। जे सोल्ड मशीन टू के गिव अ चेक फॉर द पेमेंट, ठीक है भाई। चेक वॉज डिसऑनर बट जे ने हैंडेड ओवर कर दिया बच्चों डिलीवरी ऑर्डर के को। अब डिलीवरी ऑर्डर जो है वो हमारा डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में आता है कि नहीं आता है, ये अपने को सोचना पड़ेगा। तो डिलीवरी ऑर्डर के को दे दिया और के ने आगे आर को डिलीवरी ऑर्डर के बेस पे ट्रांसफर कर दिया है। नाउ जे यहाँ पे राइट ऑफ लियन यूज करना चाह रहा है हमारा सेलर। तो आप ध्यान रखेंगे, पहले तो हमने क्वेश्चन समझा दिया। अकॉर्डिंग सेक्शन 51 लियन डिफीट हो जाता है जब आपने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर को दे दिया हो और बायर ने उसको आगे ट्रांसफर कर दिया उस बेसिस पर। सो आर हु परचेज द गुड्स फ्रॉम के कैन डिमांड द डिलीवरी। आर लेकर के जाएगा, जे को राइट नहीं है क्योंकि डीओटी ट्रांसफर हो गया, और डीओटी जब आगे किसी को ट्रांसफर हो जाता है भाई तो आपके हाथ से राइट निकल जाएगा। ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। आपको मैंने पढ़ाया था कि ये सारे राइट्स कब हाथ से निकलते हैं, एक तो सेलर ने खुद ने कंसेंट दे दिया हो या आपने डीओटी ट्रांसफर किया हो और डीओटी उसने आगे किसी और को दे दिया डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, तो राइट गया।
A, who is agent of buyer, has obtained the goods from railway authorities and loaded the goods in his truck. रख दिया है. मीन टाइम अब रेलवे अथॉरिटीज को नोटिस मिलता है कि जो सेलर है फॉर स्टॉपिंग द गुड्स इन द ट्रांजिट, क्योंकि बायर इंसॉल्वेंट हो गया, अब नहीं कर सकते भाई. जैसे ही सेलर पार्टेड विद द गुड्स हो गया, गुड्स पोजीशन में आ गए, ये राइट तभी अवेलेबल है आपको. पर अकॉर्डिंग 51 द रेलवे अथॉरिटीज कांट स्टॉप द गुड्स, क्योंकि गुड्स अब ट्रांजिट में है नहीं. लोडेड होते ही ट्रांजिट खत्म हो गया, अब इनके पास में वो राइट्स नहीं है. तो बायर के अगेंस्ट जो राइट्स हैं आप यूज करिए, अपने को ध्यान में रखना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. प्रशांत रीचेज अ स्वीट शॉप एंड आस्क फॉर 1 kg ऑफ बर्फी इफ द स्वीट आर फ्रेश. सेलर रिप्लाई करता है, सर मैं ऑल स्वीट्स आर फ्रेश एंड ऑफ गुड क्वालिटी. प्रशांत एग्री होता है टू बाय द कंडीशन दैट फर्स्ट द टेस्ट वन पीस ऑफ बर्फी टू चेक द क्वालिटी. ठीक है भाई, एग्री हो गया है बाय करने के लिए, लेकिन बोलता है थोड़ा टेस्ट वेस्ट कराओ, एक आध खिलाओ भाई. सेलर गिव हिम 1 piece ऑफ टेस्ट. प्रशांत ऑन फाइंडिंग द क्वालिटी इज गुड, सेलर को बोलता है पैक कर दो. घर पे पहुंच के उसको पता लगता है कि बर्फी जो है जो उसको दी गई है वो नॉट फ्रेश एंड वाइल द पीस टेस्टेड वाज फ्रेश. वो बढ़िया था सैंपल वाला, लेकिन ये सैंपल के हिसाब से तो नहीं है. नाउ ही वांट्स टू अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट, रिटर्न द बर्फी. तो स्टेट द रीजन वेदर प्रशांत कैन अवॉइड द कॉन्ट्रैक्ट. कर सकता है क्या, और विल योर आंसर बी डिफरेंट अगर उसने टेस्ट नहीं किया होता. तो वर्च्यू के हिसाब से सेक्शन 17 सेल बाय सैंपल में इंप्लाइड कंडीशन है कि बल्क उससे मैच करेगा क्वालिटी बेस के ऊपर, और बायर को चेक करने का रीजनेबल अपॉर्चुनिटी है. सेक्शन 15 भी ये कहता है कि जब गुड्स का डिस्क्रिप्शन सेलर कर रहा है बढ़िया तरीके से और कि भाई अच्छा फ्रेश है, वो गुड्स कोरस्पॉन्ड तो होनी चाहिए, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट करने का राइट है. तो यहाँ पे सेल बाय सैंपल एंड क्वालिटी ऑफ बल्क डज नॉट कोरस्पॉन्ड, नहीं मैच कर रहा है, तो उसको रिटर्न करने का राइट है. बाई चांस अगर उसने इन अदर केस अगर सेल ऑफ स्वीट इज इन केस सेल बाय डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी ऑफ गुड्स इसमें कोरस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं डिस्क्रिप्शन से, तो भी अपना आंसर सेम रहेगा, कैंसिल कर सकता है. बच्चों यहाँ तुम्हारे दिमाग में एक और कंसेप्ट आया होगा कि सर इसमें होलसमनेस भी तो लगा सकते हैं. बिल्कुल आप लगा सकते हैं ना. आप साथ में ये डिस्क्रिप्शन तो क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे सेलर ने बोला है कि मैं ऑल स्वीट आर फ्रेश एंड ऑफ गुड क्वालिटी. तो डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी मैच नहीं कर रहा है, टेस्ट नहीं भी किया तो भी आप कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो. अगर आप इसमें खाने पीने की चीजें होलसमनेस भी लगाना चाहें कि गुड्स हमेशा जो भी इटेबल आइटम्स हैं वो फूड स्टफ हमेशा कैसे होने चाहिए, हाँ फ्रेश होने चाहिए, होलसम होने चाहिए, नहीं तो भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का राइट मिलेगा. तो बिल्कुल उसको बिंदास लगा करके आइए. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एकांश परचेज अ टेलीविजन सेट फ्रॉम जेठालाल द ओनर ऑफ गड़ा इलेक्ट्रॉनिक ऑन द कंडीशन दैट फर्स्ट 3 days ही विल चेक इट्स क्वालिटी एंड सेटिस्फाई. अगर हुआ तो पैसा दे देगा, नहीं तो रिटर्न कर देगा. ठीक है, अप्रूवल बेसिस का क्वेश्चन हो गया. फिर से सेकंड डे टेलीविजन सेट स्पॉइल्ड हो गया ड्यू टू अर्थक्वेक आ गया, जेठालाल पैसा डिमांड करता है. बच्चों यहाँ होगा कि नहीं, अब देखो सेक्शन 23 बहुत क्लियर कहता है 24. पहले तो अप्रूवल बेसिस को समझाओ, फिर बच्चों फर्स्ट चैप्टर से सेक्शन 8 यहाँ पे काम करेगा तुम्हारा. सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स है और गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए विदाउट द फॉल्ट ऑफ सेलर और बायर, इसमें दोनों का कोई गलती नहीं है, तो उस केस के अंदर जो है वो सेलर ही बियर करेगा, क्योंकि ओनरशिप का ट्रांसफर हुआ ही नहीं है ना. तो गुड्स में अगर डिस्ट्रॉय हो गए विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ द सेलर और बायर, तो जो ओनर होगा, और ओनर अभी सेलर ही है, बायर तो बना ही नहीं है, वो एकांश इज नॉट लायबल टू पे द प्राइस. जेठालाल को बियर करना पड़ेगा, वो बेचारा फंसता ही है. सुंदर होना चाहिए था ये, नहीं तो ये अपने को मेनली ध्यान में रखना चाहिए. देखिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग और करेंगे, टोटल मैंने इसमें 30 क्वेश्चंस ले रखे हैं, तो 4-5 क्वेश्चंस हम और करके इसको एंड करेंगे बच्चों, ताकि आपका प्रैक्टिस बहुत बढ़िया हो जाए. Rachit arranged an auction sale on an antique wall clock. Megha being one of the bidder gives highest bid. Announcing हो गया completion of sale का, auctioneer the fall of hammer on table. लेकिन suddenly hammer break होता है और watch को damage कर देता है. Megha wants to cancel the contract. Can she do so? Auction sale का रूल है कि जैसे ही fall of hammer हुआ, नीचे जाके एक बार जो हैमर है ऊपर आया, मतलब ओनरशिप गई. ठीक है, हैमर इंस्टेंट केस अपने समझा दिया. ऑन द बेसिस ऑफ प्रोविजन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट सेल बाय ऑक्शन सेल कैन नॉट बी कंप्लीटेड जब तक हैमर जो है कम्स इन इट्स नॉर्मल पोजीशन आफ्टर फॉलिंग ऑन द टेबल. ऐसे जाके वापस हथौड़ा उठना चाहिए. अब वो यहाँ पे नहीं हुआ, क्योंकि हथौड़ा जैसे ही गया फॉल ऑफ द हैमर वो टूट गया है ना. तो यहाँ पे सेल अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो मेगा यहाँ पे लॉसेस के लिए लायबल नहीं है, बायर लायबल नहीं है, और वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है. अपने को ध्यान में रखना है. चलिए जी, X contracted to sell his car to Y. They did not discuss the price of the car at all. प्राइस डिस्कस नहीं किया, बाद में खरीदने से मना कर देता है. तो क्या इस बेस पे कि अनसर्टेन है? जी नहीं.
असर्टेनमेंट ऑफ प्राइस के अंदर अगर प्राइस फिक्स नहीं है तो कोई बात नहीं, रीजनेबल प्राइस का पेमेंट आपको करना चाहिए था। ये अपना सीधा सीधा से पॉइंट है बच्चों, ये देखो फिक्स नहीं है तो रीजनेबल प्राइस का पेमेंट करो, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट तो वैलिड रहेगा। एक बड़ा क्वेश्चन आता है, EB Cloth House, a firm dealing with the wholesale and retail buying and selling of various kinds of cloth customized as per requirement of the customer। सिल्क है, हाँ और भी है, ये जो भी कपड़ों की क्वालिटी होती है भैया, कॉटन, खादी, शिफॉन जो भी है, और गंडी जो कुछ भी है। अब यहाँ पे आती है मिसेस रीमा। कस्टमर टू द शॉप केम टू द शॉप एंड आस्क फॉर a specific type of cloth suitable for making a sari for his daughter wedding। She specifically mentioned that she required cotton silk cloth which is best suited for the purpose। अपना पर्पस बता दिया। Shop owner agree and arrange the cloth pieces cut into the buyer's requirement। वही अपना जो वुड वाला क्वेश्चन था वैसे ही मैच कर रहा है। When Rima went to the tailor for getting the sari stitched, she found that sailor has supplied her cotton। वो दूसरा वाला जो था ना वो वाला सप्लाई कर दिया। Cloth was not suitable for the purpose। It has heavily, हाँ अपन कह सकते हैं स्टार्च एंड नॉट सुटेबल फॉर मेकिंग, स्टार्च होता है ना कपड़ों पे, मेकिंग द साड़ी दैट रीमा डिजायर फॉर। द टेलर आस्क रीमा टू रिटर्न द क्लोथ, कि भाई वापस करो क्योंकि रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही। देखो सेम क्वेश्चन बना है, वो वुड पे था, ये इस पे आ गया। शॉप ओनर लेने से मना कर देता है कि मैंने तो आपके लिए कट कर दिया। तो मिसेस रीमा क्या कर सकती है यहाँ पे, मिसेस रीमा एंड हैंड्स कुड नॉट बी रीसोल्ड विद रेफरेंस टू द डॉक्ट्राइन ऑफ केवे रेम्टर। सबसे पहले तो बायर का ड्यूटी बताओ, सेलर का ड्यूटी, ये तो अलग ही क्वेश्चन है बच्चों, सेम क्वेश्चन है वही वाला। फिर आपको बताना है कि रीमा को यहाँ पे वापस करने का राइट है कि नहीं है, क्या राइट मिलेंगे। तो पहले तो आप अपना, हाँ केवे रेम्टर के जितने पॉइंट्स है बच्चों देखो, सिर्फ क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है तो नाम लिख दिए, केवे रेम्टर समझा दिया, बायर बिहेवियर इनके नाम लिख दिए। Based on above provision given in the question, it can be concluded that Rima is entitled to get the money back। बिल्कुल मिलेगा भाई, क्योंकि आपने यहाँ पे सीधा सीधा सा है, सेलर का ड्यूटी बनता है कि वो आपके पर्पस के लिए गुड्स को दिखाएगा, क्योंकि आपने पर्पस अपना बता दिया था, तो ही हैज राइट टू गेट बैक हिज मनी। मनी आप वापस ले सकते हो, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, बता दिया है तो रखना ही चाहिए था। A went B shop and selected some jewelry। He falsely represent himself to be a man of credit and thereby pursued to B। बढ़िया क्वेश्चन में से एक है बच्चों, समझना। A B की शॉप पे जाता है और कुछ ज्वेलरी परचेस करता है। He falsely represent himself to be a man of credit and thereby persuaded B to take the payment of check। अपने आप को बहुत बढ़िया आदमी रेपुटेड बताता है और वो क्या करता है कि B को चेक दे देता है। He further requested him to hand over the particular type of ring immediately। ड्यू डेट के ऊपर जब सेलर जो है, when the seller B presented the check for payment, but obviously चेक डिसऑनर हो गया। Before B could avoid, ये फ्रॉड कर लिया इसके साथ में एक तरह से। Before B would avoid the contract on the ground of fraud, फ्रॉड के लिए वो केस करे, उससे पहले क्या हुआ, he sold goods to C। मतलब अपना क्वेश्चन है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने से पहले अगर आपने किसी को बेच दिया और खरीदने वाले ने गुड फेथ में ले लिया, सी ने ले लिया गुड फेथ के अंदर, उसको पता ही नहीं था कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉड है, तो उसको ओनरशिप का ट्रांसफर हो जाएगा। तो आपसे हमने ये पूछा कि सेल वैलिड है कि नहीं। बच्चों बहुत क्लियर मैटर आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सेक्शन 29 यहाँ पे काम करेगा, एक्सेप्शन में 27 तो मेन पॉइंट है, एक्सेप्शन 29 में ये वाला आपने को दे रखा है ना, कि जहां पे वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स आए हों, कॉन्ट्रैक्ट अभी तक कैंसिल नहीं हुआ है, सेलर के पोजीशन में है, सॉरी बायर के, और आगे गुड फेथ में ले लिए गए, तो ओनरशिप का ट्रांसफर तो हो गया भाई। बहुत सीधा सा है, सेल हमेशा वैलिड मानी जाएगी A to C, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए था। चलिए बच्चों आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए हम लोग। Archika went to jewelry shop and asked the shopkeeper to show the gold bangles with white polish। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, 2 बार रिपीट हो चुका है। Shopkeeper informed that he has gold bangles with lot of design but not in white polish। Rather, if Archika select gold bangle in his shop, वो उसको white polish के अंदर अरेंज कर देगा बिना कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट, जैसा आपको चाहिए हम दे देंगे। अर्चिका सेलेक्ट कर लेती है एक डिजाइनर सेट बैंगल को और पे कर देती है। शॉपकीपर रिक्वेस्ट अर्चिका टू कम आफ्टर 2 days और अपने बैंगल्स का डिलीवरी लेके चला जाए। व्हाइट पॉलिश कैन बी डन ऑन दोस बैंगल। अर्चिका जब 2 दिन बाद वापस आती है डिलीवरी लेने के लिए, सी नोटिस दैट ड्यू टू व्हाइट पॉलिशिंग जो डिजाइन बैंगल्स का था वो डिस्टर्ब हो गया। शी वांट्स टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट, वो पैसा वापस चाहती है। रीजन करके बताना है क्या अर्चिका ऐसा कर सकती है। What would be your answer अगर शॉपकीपर कहता है कि इसका एक्स्ट्रा पैसा लगेगा, मतलब दैट ही कैन रिपेयर दोस बैंगल्स, कि आप रिपेयर कर देता हूं लेकिन इसका पैसा लगेगा। बच्चों बहुत सीधा सीधा सा है। अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू बायर। अपना सीधा सा फंडा है कॉल्ड अ सेल, लेकिन सेल और एग्रीमेंट टू सेल अपन ने यहाँ पे समझा है पूरा का पूरा। ठीक है, अब हमने कहा सर सेल और एग्रीमेंट टू सेल का को समझा है इसके अंदर। क्वेश्चन देखिएगा, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट हमने पहले दे दिया,
Even the payment was made by Archika. The property in the goods can be transferred only after fulfillment of condition fixed between buyer and seller. समझिएगा, यहां पे बहुत सीधी सी बात है, जब तक ओनरशिप का ट्रांसफर नहीं होगा तब तक वो सेल तो है ही नहीं, एग्रीमेंट टू सेल में काउंट होगा और ओनर अभी भी सेलर ही रहेगा, और उसमें हम वैसे भी पैसा नहीं देते ना, डैमेजेस क्लेम होती है और पैसा देने के लिए बाउंड ही नहीं, वापस आएगा। तो यहां ये सेल हुई नहीं, आपने पैसा भले दे दिया, लेकिन कंडीशन ये थी कि 2 दिन बाद वो तैयार करके आपको देगा, तो ओनरशिप का ट्रांसफर तो तब होना है। तो व्हाइट पॉलिश वाज डन बट ओरिजिनल डिजाइन यहाँ पे डिस्टर्ब हो गई है, तो बैंगल ओरिजिनल पोजीशन के अंदर है ही नहीं। यहाँ पे अर्चिका को राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करके अपना पैसा वापस ले सकती है, इसीलिए अपन ने ऊपर ये वाला सेक्शन समझाया, सेक्शन 4, कि भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है, एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, फ्यूचर के अंदर किसी कंडीशन के ऊपर आपने डिपेंड कर दिया तो एग्रीमेंट टू सेल ही माना जाएगा, है ना। सेकेंड पार्ट में अगर शॉपकीपर कहता मैं इसको रिपेयर करके देता हूँ तो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं ले सकता है वो, इवन ही हैज टू बियर सम एक्सपेंसेस फॉर रिपेयर, लेकिन अर्चिका से नहीं लेगा, खुद ही करके देगा वो, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो यहाँ आकर के बच्चे लोगों सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के आपके काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो एग्जाम के हिसाब से बहुत बढ़िया हो सकते हैं, वो सारे के सारे हमने कर लिए हैं कंप्लीट। तो होप्स होगी बढ़िया आपको समझ में आया होगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा जो इस तरह के क्वेश्चंस करना चाह रहे हैं। जल्दी आप लोगों से अगला एक्ट जो है रेडी है, ये देखिए पार्टनरशिप एक्ट के साथ आप लोगों से जल्दी ही मुलाकात होगी, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।